साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग 4th ग्रेड के अब जो बचे हुए चैप्टर हैं उनकी क्लास आज लेकर आए हैं आपके सामने। और वो जो चैप्टर्स जो हमारे बचे हुए उसमें प्रतिशत लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये वो चैप्टर्स हैं जो बचे हुए हैं। इन चैप्टर्स की क्लास और आज की क्लास में हम लोग ये चैप्टर पूरा कवर करने वाले हैं। साथियों, हम लोग लेट जरूर हुए हैं, लेकिन हमारी जो ये क्लास है वो एक रिवीजन क्लास है और इससे बेहतर आपके लिए रिवीजन की और कोई क्लास हो नहीं सकती है। इतने कम टाइम में और इतने शानदार तरीके से इतने बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं जो हूबहू पेपर में आपके छपने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम तैयारी 4th ग्रेड की कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चंस के लेवल भी उसी तरीके के रखे गए हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप तो मेरी क्लास को पूरा देख लीजिए शुरू से एंड तक, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, श्योर जरूर मिलेंगे आपको, है ना। तो आप निश्चिंत इस क्लास को पूरा देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में। एग्जाम नज़दीक है और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आइए अब बहुत सारी बातें किए बिना सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को खत्म करके हम हमारे टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आइए, तो साथियों, हमारे पास जो पहला चैप्टर है जिसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है प्रतिशत। तो प्रतिशत चैप्टर का पहला सवाल, यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है, तो मान लीजिए वो संख्या x है और x का 50%, 50% का मतलब 50/100, और फिर बोला गया इस पूरे का 45%। तो का या के का मतलब इंटू, तो का की जगह सीधे इंटू लगाओ, 45% मतलब 45/100, और ये किसके बराबर है साथियों? तो आप कहोगे सर 27 के बराबर। तो संख्या ज्ञात करना है, मतलब x ज्ञात करना है। तो अब आराम से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सर 50 से कम 50, 50 दूनी 100। सर 9 से काट दिया हमने, 9 पंजे 45, और 9 से 27 को काट दिया 3 बार। 5 से काट दिया सर 100 को 20 बार, 20 इंटू 2 40, 40 का 3 से गुणा 120। तो मेरे दोस्त आंसर आ गया 120। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 120। तो बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट किया और बेसिक बेसिक क्वेश्चन करके आगे हम अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एस टी का 75% है। एस टी का 75% है। एस टी का 75% है, मतलब अगर टी 100 है तो ये कितना होगा? 75 होगा। जी सर, समझ गए एकदम। तो एस और टी का अनुपात पूछा है तो बहुत सिंपल है ना। अनुपात अगर आपसे पूछा है तो आप कैलकुलेशन कर लो। सर ये 25 से कट गया 3 बार और ये 25 से कट गया 4 बार, तो अनुपात कितना आ गया? आप कहेंगे सर 3:4। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। कहा जा रहा है संख्या 3 के मतलब इंटू 2% मतलब 2/100 का 5% मतलब 5/100 किसके बराबर होगा? तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, 5 दूनी 10, हाँ सर 10, 10 में ये 1 0 कट गया। जी सर कट गया। ऊपर क्या बचा? 3। नीचे क्या बचा सर? 100 इंटू 10 1000, और 3/1000 का मतलब क्या हुआ? आंसर हो गया सर ऑप्शन नंबर डी, 0.33। या आप ऐसे सोचो कि सर ये 3 जीरो हटाएंगे ना तो ऊपर 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। तो मैंने क्या किया, 3 संख्या, एक तो 3 था, 2 संख्या और लगा दिया, 0 और 0। इधर मत लगा देना, इधर लगाएंगे वरना वो 300 बन जाएगा, और उसके बाद पॉइंट लगा दिया। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी, बेहद आसान। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया x के 24% का 10% 240 है। x का 24% मतलब 24/100 का 10% मतलब 10/100 इसके बराबर है सर 240 के। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ x का मान क्या होगा? तो 24 इंटू 10 240, ये कट गया कितनी बार? एक बार। अब बस ये 100 इंटू 100 को इधर गुणा कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 10,000। तो आंसर कितना आ गया? 10,000। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आपसे कि यदि 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़कों के लिए और शेष लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत। आप मुझे बताओ टोटल खिलौने कितने हैं? सर 75।
इस 75 में से बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए कितने हैं 18, तो बॉयज़ के लिए 18 है, तो शेष कितने बच गए, 75 में से 18 घटा दो तो आप कहोगे सर 57। तो गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए खिलौने कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में आपसे पूछा गया मान, तो शेष लड़कियों को मिलते कितने खिलौने हैं सर 57 मिलते हैं, कितने में से सर 75 में से, तो 100 पर कितना होगा, यही तो होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 पर कितना, तो इंटू 100 कर दो आप। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर ये कट गया 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और सर 3 से कट गया 57, 19 बार, 19 इंटू 4 76, तो आपका आंसर कितना आ गया 76। आइए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:5, 3:5। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो मेरे दोस्त मुझे बताओ लड़कियों की संख्या कितने अनुपात में है सर 3 में, टोटल कितने अनुपात में 3 है सर, टोटल 8 में 3 लड़के हैं, टोटल 8 छात्र छात्राएं हैं, उसमें से 3 लड़के हैं, तो 8 में 3 लड़के हैं। अब प्रतिशत में पूछा है तो इंटू 100 कर दीजिए, बस सिंपल आंसर हो गया कि सर 100 किया तो हमने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 25 बार, 25 इंटू 3 75, और 75/2 का मतलब होता है 37.5, यानी 37.5%। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम से पहले साथियों इससे बेहतर रिवीजन क्लास नहीं हो सकती है, बहुत शानदार क्लास है। आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और इस एग्जाम के अंतिम समय में आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाइए, और जहां गलती हो आप सीख लीजिए कि हमने कहाँ सही है, कहाँ कुछ गलती करी है, और उस गलती को दूर कर लीजिए। तो बेहतर क्लास है आपके एग्जाम से पहले, और खूब अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, और एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलिए आइए, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, एक संख्या में 20% वृद्धि, तो या तो आप रेशियो से चले जाओ सिंपल कि सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 20/100 यानी कि सर 1/5, और अगर ये वृद्धि है तो इसमें इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे तो कितना होगा 6/5। इसका मतलब पहले वो 5 थी और अब कितनी हो गई 6, पहले वो 5 अनुपात थी और अब कितनी हो गई सर 6 हो गई। और आपसे क्या कहा गया है कि अब वो कितनी संख्या में कितनी हो गई सर 240, तो इसका मतलब 6 अनुपात की कीमत कितनी 240, तो 6 अनुपात की वैल्यू अगर 240 है तो 1 अनुपात की वैल्यू सर 6 का भाग, तो 240 में 6 का भाग दो कितना आएगा 40, 1 अनुपात की वैल्यू 40 है तो 5 अनुपात की वैल्यू सर इंटू 40 कर देंगे, तो 40 इंटू 5 कितना हो गया 200। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए, भिन्न मान लो ये x अपॉन y एक भिन्न है, 140% वृद्धि की जा रही है, 140% वृद्धि करने का मतलब ये हुआ कि 140% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 140% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 140/100। अब आप क्या करिए 0 0 काट दीजिए, 2 से कट रहा है जी सर, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और वृद्धि हो रहा है तो इसको इसमें जोड़ना है, कमी हो रहा है तो घटाना है, तो जोड़ दिया इनको, तो जोड़ा तो कितना हो गया 12/5। तो मेरे दोस्त ये जो भिन्न है ना ये कितना हो गया 12/5। इस 5 को मैं नीचे लिख देता हूँ, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल। और हर जो है ना उसमें 20% की कमी, 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी का मतलब हुआ 1/5, और कमी हो रही तो घटाएंगे तो आंसर आएगा 4/5। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं 4/5, और बराबर किसके हैं ये भिन्न, तो आपसे कहा गया कि भिन्न 12/7 है, तो मूल भिन्न मतलब x/y का मान आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, मूल भिन्न का मतलब x/y, तो 5 से 5 कट गया, 4 से 12 कट गया 3 बार, और 3 से कट गया 4 बार, तो मेरे दोस्त x/y का मान कितना आया सर 4/7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 में आते हैं, दो या दो से अधिक राशियों के मानों की तुलना प्रतिशत में करना। तो कैसे करेंगे सर प्रतिशत में तुलना, तो मेरे दोस्त इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना कि श्याम की आय राम की आय से 20% कम है,
तो प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है? अगर आपसे दो व्यक्ति दिए जाए और कहा जाए कि एक व्यक्ति की आय या खर्च या कुछ भी XYZ दूसरे से 20% कम है या 20% ज़्यादा है, तो उससे कितने परसेंट कम या ज़्यादा है, इस तरीके से अगर कंपैरिजन कराए तो आप क्या कीजिए, जितना कम या ज़्यादा है उसको लिख दीजिए ऊपर। तो प्रतिशत में कितना कम है सर? 20। अगर कम है तो मेरे दोस्त 100 में से इसको घटाओ, ज़्यादा है तो 100 में इसको जोड़ना है और उसको लिख दो नीचे। जितना कमी या ज़्यादा है वो ऊपर, देखो क्या करना है, कमी या वृद्धि जितना भी है ना प्रतिशत में उसको ऊपर लिख दीजिए, अपॉन अगर कमी हो रहा है तो कमी को तो घटाएंगे 100 में, और अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 में वृद्धि को जोड़ना है और नीचे लिखना है, और लास्ट में इंटू 100। ये आपका सीधा आंसर आएगा। तो 20 की कमी मैंने ऊपर लिख दिया, कमी हो रही तो 100 में से 20 घटाया इंटू 100, बस ये सीधा आपका आंसर दे देगा। तो आंसर कितना हो गया? 20/80 इंटू 100। तो आंसर हो गया 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से 100 कट गया 25 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया? 25%, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आइए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम। तो अगला 10वां क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है। कितना कम है? 25%। कम है इसीलिए 100 में से 25 घटाएंगे, तो 100 में से 25 घटाओगे तो डायरेक्ट लिख दूं मैं? हाँ सर 75। तो कह रहा y का मान x से कितना अधिक था, यही क्वेश्चन था ना, कंपेयर करवा रहा था, तो इंटू क्या कर दिया हमने? 100। अब 25 से कम 25, 25 तिया 75, 100/3 का मतलब कितना हो गया सर? 33.33%। यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो अब जितना अधिक है उतना ऊपर, और आपसे कह रहा है वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो अधिक है ना, तो अब की बार 100 में 20 को जोड़ना है, तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू 100। अब सर काट दो, 20 से कम 20, 20 छिंग 120, 6 बार कट गया। अब सर 2 से काट दिया ये 3 बार, 2 से कट गया ये 50 बार, तो 50/3, 50/3 का मतलब कितना हुआ सर? 16 सही 2/3%। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। भाग दे के आराम से प्रतिशत निकाल लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की कमी की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे? खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि व्यय अपरिवर्तित रहे? तो वही परसेंटेज में आपसे कंपैरिजन ही तो करवा रहा है। तो मेरे दोस्त 25% की कमी, तो जितनी कमी हो रही है वो ऊपर, और कमी हो रही है तो 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा? 75 इंटू 100। तो आंसर हो गया सर 25 तिया 75, और 100/3 का मतलब अभी आपने पढ़ा था 33.33%। तो आंसर कितना आ गया? 33.33%। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। साथियों क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न में आपको क्या करना है, अगर क्षेत्रफल में दो चीजें दी गई है और अगर दोनों बढ़ रही है, जैसे x और y, प्रतिशत में x% वृद्धि y% भी वृद्धि, तो अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लिखना है और घट रहा है तो माइनस में लिखना है। तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कीजिए कि सर x% वृद्धि प्लस y% वृद्धि और प्लस इंटू प्लस प्लस, और आगे लिखना आपको x/100। बस ये काम आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि सर x तो बढ़ रहा है और y घट रहा है, तो x बढ़ रहा है तो प्लस में, y घट रहा है तो माइनस में, और फिर ये प्लस और माइनस का गुणा सर माइनस, और यहाँ पे x/100। इसी तरह मान लो x घट रहा है तो x माइनस में, y बढ़ रहा है तो y प्लस में, और प्लस इंटू माइनस माइनस x/100। इसी तरीके से मान लो कि दोनों घट रहे हैं, x भी घट रहा है y भी घट रहा है, और दोनों अगर घट रहा है तो x और माइनस का मल्टीप्लाई सर प्लस x/100। लेकिन याद रखना ये नियम तब लगाना है जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो और दोनों में चेंजेस हो रहा हो। देख पा रहे हैं आप, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो क्षेत्रफल में जनरली दो चीजें दी गई होती है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल अगर बात करें तो सर होता है πr², तो पाई तो कांस्टेंट होता है, बदलता कौन है सर? त्रिज्या। इसी तरह आयत का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों ही बदलते हैं, है ना। तो दो चीजों का जब मल्टीप्लाई देगा क्षेत्रफल में
तब साथियों आपको ये काम करना है। तो आइए, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल में कमी। तो त्रिज्या क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। तो आर इंटू आर हो रहा है ना, तो ये नियम काम आपका कर जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में काम करेगा नियम। तो त्रिज्या को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर इंटू आर होता है। आपने लिखा सर 20% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, प्लस इंटू प्लस प्लस 20 इंटू 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब सर आप कहोगे कि आंसर हो गया 20 और 20 40 और 2 दूनी 4, तो 40 प्लस 4 44%। यानी जो उसका क्षेत्रफल है ना, वो दोस्तों 44% बढ़ जाएगा, 44% बढ़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? तो घन के प्रत्येक भुजा में 12% की कमी, तो -12, फिर -12, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 12/100। तो अब आप कहोगे सर -12 और -12 हो गया माइनस के 24, और ये 12 इंटू 12 होता है सर 144, 144/100। और जब ये 100 हटाओगे तो दो संख्या के बाद पॉइंट, तो माइनस का 24 प्लस 1.44। और जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आप कहोगे सर ये आ रहा है 22.56%, और वो भी माइनस का। तो माइनस का आ रहा है मतलब कमी होगी। तो आपका आंसर कितना हो गया? 22.56% आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की वृद्धि और 10% की कमी, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? आयत की लंबाई 8% बढ़ रही है, ठीक है सर, प्लस में आएगा। चौड़ाई 10% घट रही है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इंटू 10/100। इस एक जीरो से एक जीरो काट दो, 8 माइनस 10 -2, और ये जीरो हटाओगे नीचे से तो पॉइंट आ जाएगा -0.8, और दोनों को सॉल्व करोगे तो सर आ जाएगा माइनस के 2.8, और 2.8 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगी? कमी। तो आंसर हो गया 2.8% की कमी। प्लस में आए तो वृद्धि, माइनस में आ जाए तो कमी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, मूल्य उपभोग पर आधारित प्रश्न में कहा जा रहा है कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्चे में, खर्चा अधिक नहीं कर रहा है, 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद लेता है। और यदि खर्च 5,400 रुपये, मतलब 5,400 रुपये ही खर्च हो रहा है, 5,400 रुपये ही खर्च कर रहा है, खर्च को नहीं बदल रहा है वो, तो बताओ चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है? तो दोस्तों इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है, हो क्या रहा है उसको ध्यान से समझिए। कि जो चावल का प्राइस है ना, वो 25% कम हो गया, लेकिन व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि मैं जितना खर्च चावल पे करता था ना, उतना ही खर्च करूंगा। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, अगर चावल का प्राइस कम हुआ है और आप खर्च उतना ही करना चाहते हो, तो आपको चावल ज़्यादा लेना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन में यही तो कहा जा रहा है कि 30 किलोग्राम उस व्यक्ति को अधिक चावल मिल रहा है। तो आपसे कहा गया कि वास्तविक मूल्य बताओ इसका क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप मुझे बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। और अब दोस्तों कमी हो रही है, तो आप इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो चावल का मूल्य है ना, मूल्य वो पहले 4 था और अब कितना हो गया सर? अब 3 हो गया, कमी हुई ना, तो 4 से 3 हो गया। और मेरे दोस्त जो खपत होती है ना, वो मूल्य का उल्टा होता है। खपत का अनुपात मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है। तो खपत क्या करना पड़ेगा आपको? सर खपत बढ़ाना पड़ेगा। तो खपत क्या हो जाएगा? 3:4। इसका मतलब पहले 3 किलो खपत होता था, अब कितना होगा? 4 किलो खपत। तभी तो प्राइस सेम रहेगा। प्राइस आपको सेम रखना है, मतलब आपको ज्यादा चावल खरीदना पड़ेगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, खपत 3 से कितना बढ़ा सर? 4। इसका मतलब अनुपात में कितना बढ़ा? 1। और 1 अनुपात में बढ़ रहा है, और जबकि किलोग्राम में कितना बढ़ रहा है? 30। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे सर 30 किलोग्राम। 1 अनुपात की वैल्यू 30 किलोग्राम, तो पहले कितना अनुपात खपत होता था? 3। तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 90।
30 से गुणा कर दिया। तो पहले आप चावल कितना खपत करते थे? 90 किलोग्राम चावल यूज होता था, और इस 90 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी थी पहले? 5400। और अभी भी 5400 ही है, क्योंकि प्राइस तो सेम रखनी है, उतने का चावल तो खरीदना ही है जितना पहले का होता था। तो आपसे पूछा गया वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम, वास्तविक मूल्य मतलब 1 किलोग्राम। तो 90 किलोग्राम का मूल्य अगर है 5400, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कहोगे सर बहुत आसान है, 90 से भाग दे दीजिए। तो 5400 में 90 का भाग, तो 0 से 0 कट गया, 9 से 54 कट गया कितनी बार? 6 बार। तो आंसर कितना आ गया? 60 किलोग्राम 60 रुपए प्रति किलोग्राम। 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं और बहुत आराम से बन जाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं अगले टाइप 5 की तरफ। तो साथियों टाइप 5 के क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं। तो टाइप 5 में आपसे क्या कहा गया? परीक्षा में पास या फेल पर आधारित प्रश्न। मतलब एग्जाम में कोई स्टूडेंट पास या फेल होता है, उस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं? तो बहुत सिंपल है, स्टूडेंट को मिनिमम मार्क्स आप दे दीजिए। कितना है मिनिमम मार्क्स पासिंग, वो आपको देना है। कैसे? तो देखिए लैंग्वेज में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35 है, मतलब 35% नंबर लाने पर आपको पास करना है, पास हो जाओगे। यदि 210 अंक प्राप्त करने के वाला एक छात्र 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? तो मेरे दोस्त परीक्षा में जो भी अधिकतम अंक होंगे वो 100% होंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ पासिंग परसेंट कितना था, कितने परसेंट नंबर आता तो पास हो जाता? आप कहोगे सर 35%। एक स्टूडेंट ने क्या किया, 210 नंबर प्राप्त किया और वो 14 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसके 14 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। जी सर बिल्कुल सही बात है। तो ये भी पासिंग होने वाला नंबर है और ये पासिंग प्रतिशत है, तो मुझे बताओ दोनों बराबर होंगे ना। मिनिमम 35% नंबर लाने हैं और मिनिमम 210 नंबर तो लाया और 14 नंबर से फेल हो गया, मतलब 14 नंबर मिलते तो ये पास हो जाता। इसका मतलब 35% की वैल्यू ये है। और आपसे पूछा है कि परीक्षा में टोटल कितने नंबर हैं, मतलब 100% का तुमसे मान पूछा है। कोई भी परीक्षा जब होती है तो अपने आप में 100% होती है। तो 35% की वैल्यू मेरे दोस्त कितना हो गया? तो यहाँ से जरा इनको ऐड कर दो, तो आप कहोगे सर 224। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? बेहद आसान है सर, 35 का भाग दीजिए, 224 बटा 35 इंटू 100। और अब जरा इसको 5 से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 20, 7 से काट दिए, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। अब इसको गुणा कर दो, 32 दूनी 64। तो 640 नंबर का एग्जाम हुआ था। तो आपका आंसर कितना आ गया? 640, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वो 10 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 20% तो उसको नंबर मिले, अगर वो 10 नंबर और लाता तो पास हो जाता। जी सर बिल्कुल सही बात है। जैकी की बात चल रही है, उसी परीक्षा में सेम एग्जाम में जैकी को 35% नंबर मिले। कितने नंबर मिले? 35% अंक प्राप्त हुए, जो कि न्यूनतम उत्तीर्ण होने से 20 अंक अधिक थे, 20 अंक ज्यादा थे। यानी अगर वो 35 में से 20 नंबर अगर नहीं लाता तो भी पास हो जाता, और ये अगर 10 नंबर लाता तो पास हो जाता। तो न्यूनतम पासिंग परसेंट आ गया हमारे पास। न्यूनतम पास होने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, तो मानते हुए दोनों बराबर होंगे। हाँ सर बराबर कर दीजिए। अब आपसे पूछा गया कि आवश्यक न्यूनतम अंक, नहीं, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत अंक, पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत नंबर चाहिए? तो बहुत आसान है सर, अब तो कर लेंगे हम। अब एक काम कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, प्रतिशत प्रतिशत एक साइड और जो संख्या संख्या है वो दूसरी साइड। तो 20% उधर जाके माइनस हो गया, तो 35 में से 20 घटाओगे सर 10, 10% आ गया। और ये माइनस का 20 इधर आके प्लस हुआ, तो 10 और 20 को जोड़ोगे 30। तो मेरे दोस्त 30 हुआ ना? हाँ सर 30 हुआ, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 10%, नहीं कुछ गड़बड़ है ना। हाँ यहाँ 15% होगा, 35 माइनस 20 15, 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 15%। तो 15% की वैल्यू सर 30, तो 1% की वैल्यू सर 15 का भाग दे दो, 15 दूनी 30 2। आपसे क्या पूछा? प्रतिशत पूछा है,
तो प्रतिशत या तो 20 का मान निकाल दीजिए प्रतिशत में, या 10 का, आपको जो ठीक लगे। तो सर मैंने तो पता है क्या किया, मैंने तो 2 निकाला, 2 नंबर 1%, 2 नंबर 1%, तो हमको तो 10 नंबर के बारे में सोचना है ना। तो मेरे भाई 10 नंबर लाने के लिए आप क्या करोगे सर, 5 से गुणा। तो इस प्रतिशत वाले में भी क्या कर दो आप, 5 से गुणा। तो इसका मतलब ये जो 10 नंबर है वो किसके बराबर होंगे, तो 5% के बराबर। तो इसकी जगह कितना लिखोगे आप, 5%। तो मिनिमम पासिंग परसेंट कितना हो गया, 20 और 5 25। तो आपका आंसर कितना आ गया, 25%। और अगर आप इससे जाते तो भी कर लेते आराम से कि सर 10 नंबर 5%, तो 20 नंबर 10%, तो 35 में से 10% घटा दो तो भी कितना आएगा, 25। तो कैसे भी कर लो, आराम से बन जाएगा। आइए दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्न, मतलब इलेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं चुनाव वाले क्वेश्चन में। इसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मान्य मतों का 56% प्राप्त हुआ। टोटल वोट अपने आप में 100% है, इसमें से एक उम्मीदवार को 56% वोट मिला। तो इसका मतलब मेरे दोस्त दूसरे को कितना मिला होगा, 44 से। 44% कैसे निकाला, 100 में से 56 घटा दिया, और वो 1440 वोटों से जीत गया। तो परसेंटेज में कितने परसेंट वोट से जीता वो, तो आप कहोगे एक को 44 मिला, एक को 56 मिला, तो 56 में से 44 घटा दो, तो आप कहोगे सर 12%। इसका मतलब 12% वोट से जीता, और संख्या में कितने वोट से जीत रहे हैं, 1440। तो आपसे क्या जा रहा है, कुल मान्य मतों की संख्या, यानी 100% का मान पूछा जा रहा है। तो 12% की वैल्यू 1440, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे दोस्त 1% की वैल्यू सर 12 का भाग दे दिया, तो 12 से 144, 12 बार 120 आ गया। तो 100% का मान कितना होगा, सर 100 से गुणा कर देंगे, तो 120 इंटू 100। तो आंसर हो गया आपका 12,000। आई थिंक 12,000 है ना, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाता 12,000 थे। टोटल मतदाता कितने थे सर, 12,000, जिनमें से 80% मतदान किया। इसमें से वोट कितने लोगों ने डाला, 80% ने। तो 12,000 का 80%, 80% का मतलब बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो आ गए, और 12 इंटू 8 96, यानी 9,600 लोगों ने वोट डाले, ठीक है। और यदि 10% वोट अमान्य हो गए, तो मेरे भाई इसके 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो इसका मतलब वैलिड कितने थे सर, 90%। तो 90/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अब इनका गुणा करो, तो टोटल जो वैलिड वोट थे वो कितने आ जाएंगे, वो निकल के आ गया कि सर ये 0, 9 को 6 से गुणा कीजिए, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 में 81 और 5 86, 8,640 वैलिड वोट थे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, शेष मान्य मतों में विजयी को कितने मिले, 55%। तो मेरे दोस्त ये जो भी वोट था ये टोटल मान्य था, एक्चुअल में जो कोई भी चुनाव जीतेगा वो इस वैलिड वोट पे जीतेगा। अब उसमें एक कैंडिडेट को मिल रहे हैं 55%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप कहोगे सर 45%। जी सर समझ में आ गया। तो कितने प्रतिशत वोट से जीता वो, सर 10%, और 10% की वैल्यू आपको दे रखी है। तो विजेता को कुल कितने वोट मिले ये आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्त 10% की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 8,640। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 8,604, 10 का भाग दे दिया। तो विजेता को 55% वोट मिले, तो 1% की वैल्यू इतनी है। तो आपसे कहा जा रहा है 55% की वैल्यू बताओ। तो 864 इंटू 55 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, कितना होगा भाई, 5 चौक 20, तो जीरो तो आएगा, यानी जीरो आएगा, तो ये और ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन नंबर बी है, करो मल्टीप्लाई भाई इसका। तो मल्टीप्लाई आप कर लेना है ना, मैं मल्टीप्लाई आपके लिए छोड़ देता हूँ, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक चुनाव में कुल वोट डाले गए 10,000, जिसमें से 12% वोट अमान्य थे। शेष मतों में हारने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले। भाई एक बात बताओ, 10,000 टोटल वोट डाले गए, अगर 12% अमान्य हो गए तो मान्य कितने थे, 88%। अमान्य की, हम मान्य वोट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हार और जीत का जो फैसला होता है ना वो वैलिड वोट पे होता है। तो वैलिड वोट थे 88%, तो 2 जीरो 2 जीरो काट दो,
तो आप कहोगे सर 8,800 वोट वैलिड थे, इसमें से हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 3,960। तो विजेता को कितने परसेंट वोट मिले? तो अगर हारने वाले को मिले हैं 3,960, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे सर? इसमें से घटाओ 0, इधर से एक हासिल लिया तो 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, इधर बचा 7, एक हासिल लिया तो 17, 17 में से 9 घटाओ भाई, 17 में से 9 घटाओगे तो 8, इधर कितना बचा? सर इधर बचा 7, 7 में से 3 घटा तो 4। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से ये 8,840, तो जीतने वाले को मिले हैं 4,840 वोट। कितने में से? 8,800 वोट में से 8,800 टोटल वैलिड वोट थे, इसमें से जीतने वालों को इतने वोट मिले हैं। और प्रतिशत में पूछा है तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 22 से कट रहा है ये दोनों आराम से, 22 चौक 88, 22 दूनी 44, 4 बचा तो 22 दूनी फिर 44, ये 0, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55% वोट मिला इसको, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। आइए अब साथियों हम लोग नए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं प्रतिशत के बाद, और वो चैप्टर है हमारा लाभ हानि। तो लाभ हानि के एकदम बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से। तो मेरे भाई लाभ और हानि प्रतिशत है ना, ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? फॉर्मूला हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। इसी तरीके से अगर लाभ प्रतिशत की आप बात करोगे ना, तो लाभ प्रतिशत भी क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं इनका यूज करके। कहा गया है कि घड़ी को 2,000 रुपये में खरीद कर 2,500 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मुझे बताओ खरीदा कितने में? 2,000 में, बेचा कितने में? 2,500 में, तो लाभ कितना हुआ सर? 500 का, और क्रय मूल्य कितना है? 2,000। तो आपसे पूछा था प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, तो इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ पे 2,000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट गया कितनी बार? 50, सॉरी 2 से 5, 50 2 से कट गया 25 बार, तो आंसर कितना आ गया? 25%। तो इसको लाभ कितने का हो गया? 25% का लाभ। अगले क्वेश्चन में किसी वस्तु को 1,200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य दिया है। तो मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे सर 1/5, लाभ हो रहा है तो जोड़ना है, हानि हो रहा है तो घटाना है, 6/5। इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपये है, सीपी लिखेंगे क्रय मूल्य को, एसपी लिखेंगे विक्रय मूल्य को। क्रय मूल्य 5 रुपये है और विक्रय मूल्य 6 रुपये है, तभी तो लाभ हुआ होगा। हाँ सर, तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको टोटल कितना दिया हुआ लाभ? तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य टोटल है 1,200 रुपये, इसका मतलब 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 1,200। 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी सर? 6 का भाग देंगे 200। तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी कि सर इसको 200 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा? 200 इंटू 5 1,000, यानी उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 1,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, क्रय मूल्य ही आपसे पूछा गया है। एक वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, हानि हो रही है तो इसमें इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो 9/10, तो जो नीचे वाला है वो क्या आएगा? इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य उसका 9, अनुपात निकाल दिया। और बेच कितने में रहा है? 540 रुपये में, और यहाँ पे अनुपात में कितने में बेच रहा है? 9 में, तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 540, तो 9 अनुपात की वैल्यू 540, तो 1 अनुपात की वैल्यू सर 9 का भाग दीजिए, तो 9 छिंग 54 60 रुपये, 1 अनुपात की वैल्यू 60 रुपये। तो आपसे पूछा क्या गया है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब 10 अनुपात की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 1 अनुपात की वैल्यू 60, तो 10 की वैल्यू क्या होगी सर? 60 से गुणा कर दीजिए, 600 रुपये। तो आंसर कितना आ गया? 600 रुपये। बिल्कुल आसानी से आप भी पेन पेपर लेके बैठिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को धड़ाधड़ करते जाइए आप, और जहाँ पे अटके यहाँ से आप देख लीजिए। तो फटाफट क्वेश्चन को करते जाइए और जल्दी से रिवीजन को करना है, और रिवीजन करके पेपर में क्वेश्चन को फोड़ के आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1,600 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 1,200 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा?
तो मेरे दोस्त बहुत सिंपल है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। आपसे क्या कहा रहा है कि 1600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/4। लाभ हो रहा है तो जोड़ दो, जोड़ोगे तो 5/4। तो इसका मतलब सीपी एसपी यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा सर 4। तो विक्रय मूल्य लाभ होने की वजह से 5, तो 4:5 आ गया। अब आपसे क्या दिया हुआ है, वस्तु को बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य। इसका मतलब मेरे भाई 5 अनुपात की वैल्यू आपसे क्या दिया हुआ है 1600 रुपये। तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी सर 5 का भाग, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 320। 1 अनुपात की वैल्यू 320। तो 4 अनुपात की वैल्यू सर इंटू 320 कर देंगे, 320 से गुणा। तो गुणा करो इसको, तो 4 से 0 का गुणा 0, 4×2 = 8, 4×3 = 12। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 1280 रुपये है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर उसको 1200 रुपये में बेचे, भाई 1280 में खरीदा है और आप 1200 में बेचोगे तो डेफिनेटली उसको हानि होगा। कितने का हानि होगा? तो आप कहोगे सर हानि होगा 80 रुपये का, जबकि क्रय मूल्य कितना है 1280। तो आपसे हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछा था, तो इंटू 100 कर दीजिए। बात समझे आप? क्रय मूल्य कितना है 1280। अब 1280 की चीज को 1200 रुपये में अगर आप बेचोगे तो डेफिनेटली हानि होगी 80 रुपये की। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि सर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। 0 से 0 कट गया, 8 से काट दो इसको, 8 एकम 8 और 8 से 128, सर 8 एकम 8 बचा 4, 4 और 8 48, तो 8 6 48। अब 16, तो इसको काटो भाई, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25 बार। तो मेरे दोस्त हो गया 25/4। अब 25/4 का मतलब ये हुआ, भाग दो इसमें, तो 4 6 24 बचा 1, 1/4, 4 सही 1/4%। इसका मतलब 6 सही 1/4%, मतलब 6.25% आपका, और ये इतने की हानि होने वाली है। तो बेहद आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 के अंदर आते हैं। टाइप 2 में क्या बोला गया आपसे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर पर आधारित सवाल। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर पर आधारित क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कहा यह जा रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है 1800 रुपये। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होता है ना, वो या तो लाभ होगा या हानि होगी। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ और विक्रय मूल्य कम है तो हानि। तो ये दिया हुआ है लाभ या हानि, यानी 1800 रुपये लाभ है या फिर हानि है। अब आपसे कह रहा 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 1800 क्या रहा होगा सर लाभ रहा होगा। तो इसका मतलब सर ये 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका मतलब मेरे भाई इस 20% का मतलब हो गया 1800 रुपये। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो 20% की वैल्यू 1800 और क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% मांगते हैं। तो 20% की वैल्यू 1800, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 100% की वैल्यू। तो मुझे बताओ आप इस 20 को 100 बनाने के लिए क्या करोगे सर 5 गुना कर देंगे। तो मेरे दोस्त इसको भी 5 गुना कर दीजिए। तो इसको भी जब 5 गुना करेंगे तो 18 पंजे 90, 9000 रुपये क्या रहा होगा क्रय मूल्य। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है। यदि 2250 रुपये अधिक में बेचता तो 41% का लाभ होता है। भाई 26% के लाभ पर बेच रहा है, लाभ कितना कमा रहा है 26%, और इसके बाद अगर वो कीमत को 2250 रुपये बढ़ा दे तो ये लाभ कितना हो जाएगा 41%। तो कह रहा है यदि वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य कितना होता। तो मेरे भाई एक मुझे बात बताओ, आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 26% से लाभ पर बेच रहा है, अब उसको 2250 रुपये करना है, बढ़ाना है, 2250 रुपये बढ़ाना है। तो लाभ में कितना वृद्धि हो रहा है कि सर 26 से 41 होने का मतलब हुआ लाभ 15% बढ़ गया। प्रतिशत में कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 15, और अमाउंट में कितना बढ़ रहा है 2250। तो इसका मतलब 15% की वैल्यू कितनी हो गई सर 2250 हो गई, 2250 रुपये हो गई। तो कह रहा है कि वस्तु का 12% लाभ कमाने के लिए कितना होगा। तो 15% की कीमत इतनी है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 12% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य कितना होता, विक्रय मूल्य कितना होता। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%,
और हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। तो मेरे दोस्त अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है और 12% उसको लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा? 112%। तो 15% की वैल्यू अगर इतनी है, तो मेरे दोस्त 112% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 2250 में 15 का भाग देके इंटू 112 कर दीजिए, इससे हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। और अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 15 एकम 15, और 15 से 225 कट गया 15 बार, और ये जीरो आ गया 150। अब इसका गुणा करेंगे तो जीरो, 15 दूनी 30 के जीरो, हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18 के 8, हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16, तो 16,800 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बेहद आसान है, बहुत आसान है, लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। आइए, अब आपसे कहा जा रहा है कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर बराबर है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? मतलब टाइप 3 में हमारे को इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। आइए, आपसे कहा जा रहा है 28 संतरों का क्रय मूल्य, 28 संतरों का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के, 24 संतरों के सेलिंग प्राइस के। तो आपसे कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो मुझे एक काम कर, मुझे एक बात बताओ, मैं इस एसपी का इधर डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा सर? सीपी अपॉन एसपी, और इस अमाउंट का इधर डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा सर? 24/28। ये कट रहा है तो काट दो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसा बोला था वैसा लिख दो। फिर एसपी और सीपी को इधर ले आओ, मैंने सेलिंग प्राइस को डिवाइड किया और जो 28 संतरे थे उसको इधर भाग दिया, काट दिया इसको 4 से, 4 6 24, 4 7 28, यानी आ गया 6/7। अब मेरे भाई एकदम क्वेश्चन आसान है, इसको मान लीजिए आप क्रय मूल्य और इसको मान लीजिए आप विक्रय मूल्य। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, एक वस्तु की कीमत है 6 रुपये और बेच कितने में रहे उसको? 7 रुपये में, तो लाभ होगा कि हानि? सर लाभ होगा। कितने का? 1 रुपये का। तो आपसे यही तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? सर लाभ को ऊपर लिखते हैं, कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितना है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य नीचे सर 6 रुपये इंटू 100। तो बेहद आराम से क्वेश्चन बन गया कि सर अब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। ये 2 से कट गया 3 बार, ये 2 से कट गया 50 बार, और 50/3 का मतलब हम जानते हैं सर 16 सही 2/3% होता है, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, जैसा बोला था वैसा लिखा। सीपी को क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य को लाओ, नंबर को इधर ले जाओ, ऊपर वाला ऊपर वाले का मान, नीचे वाला नीचे वाले का मान मानो, क्वेश्चन को खत्म कर दो। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का अगला क्वेश्चन, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 50 वस्तुओं का आपसे कहा गया है कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर है 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, मतलब सीपी के। तो कहा जा रहा है कि लाभ या हानि बताओ। तो कुछ नहीं करना है, सीपी या एसपी को एक साइड, नंबर को ले जाओ दूसरी साइड। तो मैंने अब की बार सीपी को ले आया इधर, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी किधर ले आओ। सर ये हो गया सीपी, इस 50 को मैं इधर लाया, 42/50। अब मेरे भाई अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कट गया 21 बार, 2 से कट गया 25 बार। हाँ सर ठीक है सर। ऊपर वाला ऊपर वाले का मान, नीचे वाला नीचे वाले का मान। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 21 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 रुपये। इसका मतलब 25 रुपये में खरीद रहा है, 21 रुपये में बेच रहा है। 25 रुपये में खरीद रहा है, 21 रुपये में बेच रहा है। लाभ होगा कि हानि? सर हानि होगा, लॉस होगा। और लॉस परसेंट आपसे पूछा गया है, तो कितने की हानि होगी? सर 4 रुपये की। कितना है क्रय मूल्य? 25 इंटू 100। तो मेरे दोस्त 25 से कितनी बार कट गया? ये 100, 4 बार, 4 चौक 16, यानी 16% की उसको हानि होने वाली है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब आपसे कहा गया कि जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो और उसमें एक वस्तु पर लाभ और दूसरी पर हानि हो, तो उसको कैसे करेंगे? तो अभी जो हमने ये वाला फंडा लगाया था ना, फॉर्मूला x + y + x/100, बस यही नियम यहाँ भी लगाना है आपको, यही नियम यहाँ भी लगा दो, जब विक्रय मूल्य समान हो। पढ़िए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में।
एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, उसे एक वस्तु पे 20% का लाभ हुआ, दूसरी पे 20% की हानि हुई, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहली वस्तु पे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पे 20% की हानि, लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगा तो माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 इंटू 20/100। अब इसको कैलकुलेट करो तो बेहद आराम से आंसर आ गया कि सर प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया, ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, आंसर आ गया सर -4%। अब माइनस में आ रहा है मतलब हानि होगी, इसका मतलब आंसर कितना होगा, 4% की हानि। तो बस सीधे आपका आंसर हो गया 4% की हानि, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहा गया है कि एक व्यापारी ने दो वस्तुएं प्रत्येक 60,000 रुपये में बेची, दोनों की कीमत सेम है, 60,000 रुपये, एक पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पहली पे 10% का लाभ, दूसरी पे 10% की हानि, तो -10, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 × 10/100। और अब आप कहोगे कि सर ये प्लस का माइनस का कट गया, ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, 1 × 1, माइनस का 1% आ रहा है, इसका मतलब माइनस में आने का मतलब हानि, यानी 1% की हानि होगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए टाइप 5 में दोस्तों, बेईमान दुकानदार, दुकानदार बेईमान है, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने 1 किलोग्राम माल का मूल्य लेकर केवल 900 ग्राम ही दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सर, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का बाट तौल, 900 ग्राम ही सामान तौलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कुछ दुकानदार ने बोला कि 1 किलोग्राम सामान दे रहा हूं, जबकि वो सामान एक्चुअल में था कितना, 900 ग्राम। तो कितना लाभ हुआ उसको, तो मेरे दोस्त 100 ग्राम का लाभ कमाया उसने। भाई 1 किलोग्राम बोल के आपको 900 ग्राम में दिया उसने, तो 100 ग्राम का लाभ कमाया। 100 ग्राम का लाभ कमाया कितने माल पे, सर 900 ग्राम पे। 100 ग्राम का लाभ कितने कमाया, 900 ग्राम पे। यानी जो जितना सामान आपको दे रहा है ना, वो नीचे लिखना है इंटू 100, इतना प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। 900 ग्राम पे 100 ग्राम उसने कमा लिए, तो 100 पे कितना कमाएगा, ये आपसे पूछा है। तो बस दो जीरो से दो जीरो काट दो, 100/9, सर भाग दो इसमें, तो भाग दोगे तो 9 9 9 इंटू 11 90 99, और कितना बचा, 1, 11 से 1/9 प्रतिशत, और 11 से 1/9 प्रतिशत कितना होता है, 11.11%। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका ए। आइए दूसरे क्वेश्चन में। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चीनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी है, 40 रुपये, ठीक है सर। लेकिन 800 ग्राम ही तौलता है वो। देखो 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी की कीमत कितनी है, 40 रुपये। अब वो दुकानदार कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है कि आपको 800 ग्राम ही चीनी दे रहा है। तो एक काम करते हैं ना, हम 800 ग्राम चीनी का मूल्य निकालते हैं। 1000 ग्राम का मूल्य 40 रुपये, तो 800 ग्राम का 40/1000 इंटू 100, 100 नहीं 800, क्योंकि हमको 800 ग्राम का चाहिए। भाई 1 ग्राम का मूल्य निकाल दिया मैंने, 1000 ग्राम का 40, तो 1 ग्राम का सर 40/1000, तो 800 ग्राम का 800 से गुणा कर दो। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो आप, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि सर देखो 3 जीरो, 2 और 1 3 जीरो कट गया, 8 चौक कितना है, 32। इसका मतलब ये हुआ कि उसने आपको बोला कि 40 रुपए का सामान दे रहा हूं, पर उसने दिया कितने का सामान आपको, 32 रुपए का सामान दिया। तो कितना लाभ मिला उसको, आप कहोगे सर उसको लाभ मिला 8 रुपए का। भाई आपको वो कह रहा है कि मैं आपको पूरे 40 रुपए का सामान दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो सामान कितने का दे रहा है, 32 का। तो आपको लाभ कितने का हुआ, 8 का। कितने, सॉरी, व्यापारी को कितने का लाभ हुआ, 8 का। कितने पर, सर 32 पे, इंटू 100। बस कैलकुलेट कर लो तो प्रतिशत आ जाएगा। तो 8 चौक 32, 4 से 100 कट गया मेरे भाई 25 बार, तो आंसर कितना आ गया, 25%। तो बेईमान व्यापारी के सवाल इस तरीके के एकदम आसान आसान आएंगे, मुझे लगता है आप आराम से बना लोगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आप खुद कर लेना, आराम से बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना। ये सब बहुत सिंपल है। आप क्या करिए,
1 किलोग्राम शुद्ध देसी घी है, उसकी जगह वो 250 ग्राम तेल मिला रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है उसको कितने ग्राम का फायदा हो गया, 250 ग्राम का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत ही पूछा है, कितने पर, तो भाई 1 किलोग्राम घी देने का वादा किया, लेकिन आपको घी दे कितना रहा है वो 750 ग्राम, क्योंकि 250 ग्राम तो तेल मिला रहा है। तो 750 ग्राम घी, यानी उसको 250 ग्राम घी का फायदा हुआ 750 ग्राम पे, तो 100 पे कितना होगा, इंटू 100। ये 750 क्यों आया, क्योंकि आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 750 ही तो मिल रहा है, क्योंकि 250 ग्राम तो उसमें तेल है। ठीक है सर, समझ गए सर बात। ये 0 0 कट गया, 25 से 75 कट गया 3 बार, तो 100/3 कितना होता है, 33.33%। तो बहुत आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन ये। आइए अब डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट, यानी दो लगातार छूट दी जाएगी, तो उस पर समतुल्य छूट कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्त बहुत आसान है, छूट हमेशा देंगे वो माइनस में होगी। तो अभी जो हमने नियम पढ़ा था ना एक्स वाला, वही नियम लगाओगे, -x सॉरी -y माइनस माइनस प्लस x/100, बस ये नियम लगा दो आप, तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा कि कितने की छूट देनी है। समतुल्य छूट निकालने के लिए ये नियम लगाना है जब दो क्रमिक छूट दिए जाए। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर पहले 10% फिर 20% की छूट दी जाती है, तो समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। तो -10 -20 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 20/100, बस ये सीधा हमारा आंसर देगा कि सर 2 0 2 0 काट दो, ये हो गया -30 और ये हो गया +2, -30 + 2 सर -28, -28%, माइनस आ रहा मतलब छूट देगा कितने का, 28% का, तो आपका आंसर कितना आ गया, 28%। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर पहले 25% फिर 20% की छूट दी गई, तो समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। पहले कितनी छूट दी गई है, 25%, फिर कितनी दी जा रही है, 20%, माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 20/100। ठीक है सर, कैलकुलेट किया, 25 चौके 100 और 4 से काट दिया इसको 5 बार, तो कितना हो गया, -45 और वो प्लस का 5, -45 + 5 -40, इसका मतलब 40% की उसको फ्लैट छूट दे दिया गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं आगे, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट। आइए अंक, जो भी दोस्तों छूट दी जाती है ना, वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये, उस पर छूट कितनी दी गई है, 10% की, तो विक्रय मूल्य बताओ। भाई अगर 10,000 की वस्तु है और उस पर आपसे कहा गया है कि 10% छूट दिया गया, इसका मतलब बेचा कितने में है, 90% में, तो 1000 का 90% आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई सीधा विक्रय मूल्य आप निकाल लोगे ना कि सर 1000 का हमने सीधे 90% निकाल दिया, तो आंसर कितना हो गया, आप कहेंगे सर 900 रुपये। बहुत आराम से क्वेश्चन बनेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि साथियों आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। कितना अंकित मूल्य, 1200 रुपये। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, 1200 रुपये उसकी कीमत है, 20% छूट दिया, तो उसने बेचा कितने में होगा, तो आप कहोगे सर उसने बेचा होगा 80% में, तो 1200 का 80% कितना होगा, 2 0 2 0 कट गया, 12 इंटू 8 96, 960 रुपये। 960 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य है, 960 रुपये विक्रय मूल्य है। फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो आप चाहो तो आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो, तो सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 6/5। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि उसने बेचा होगा 6 रुपये में और खरीदा होगा 5 रुपये में, और वो बेच कितने में रहा है एक्चुअल में, 960। तो इसका मतलब 6 अनुपात की कीमत कितनी हो गई सर, 960। तो 6 अनुपात की वैल्यू अगर 960, तो 1 अनुपात की वैल्यू 6 का भाग दे दो, 6 कम 6 बचा 3, 6 6 36, 160। तो आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 5 अनुपात, तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 160 इंटू 5, तो 16 पंजे 80, यानी 800 रुपये में उसने खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर आ गया ए। आइए
अब दोस्तों हम लोग जो हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है साधारण ब्याज, उसकी बात करते हैं। तो साधारण ब्याज वास्तव में साधारण है, बहुत सिंपल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मूलधन, जिसको हम टी बोलते हैं, प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट, दर अपॉन 100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे कि दोस्तों जो साधारण ब्याज होगा ना, वो समय और दर, समय और दर का गुणा करने से जो भी प्रतिशत आएगा ना, उतना प्रतिशत साधारण ब्याज होगा हमारा, उतना प्रतिशत हमारा साधारण ब्याज होगा। बहुत सिंपल है साधारण ब्याज। अब देखिए क्वेश्चन कितने सिंपल है कि 15,000 रुपये 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिए गए, तो मुझे बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन अधूरा है क्या? 15,000 रुपये 7% की दर से 3 वर्ष के लिए, आगे प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद मुझे लग रहा है साधारण ब्याज ही पूछा गया होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज आपको पूछा गया है, ठीक है, साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। साथियों 15,000 का 7% की दर से 3 साल का, तो मेरे भाई इस परसेंट का टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 21%। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 21% होगा। तो आपसे यही तो पूछा गया साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये मूलधन का समय इंटू दर परसेंट, तो मूलधन का कितना होगा, मूलधन कितना दिया है 15,000, सीधे ये आंसर निकाल दो। तो 21% का मतलब 21/100, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आप मूलधन का समय इंटू दर, इतना होगा हमारा साधारण ब्याज, मूलधन का समय इंटू दर, तो समय और दर का गुणा किया तो 21, तो मूलधन का 21% होगा हमारा साधारण ब्याज। तो अब मूलधन है 15,000, 15,000 का 21% मतलब 21/100 कर रहा हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट दो, अब का इसको गुणा कर दो यार, तो एक जीरो आ गया, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 3,150। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा साधारण ब्याज है, बेहद आसान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 9,900 रुपये पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 9×27% होगा साधारण ब्याज, तो आप तो सीधे क्या कीजिए, 9,900 रुपये का 27% निकाल लीजिए, परसेंट का मतलब अपोन में 100, 2 जीरो काट दो। अब देखो आंसर क्या आएगा, तो यार आंसर निकालना, आप 27 को 100 से 90 से 99 से गुणा, तो आप एक काम करो ना, आप कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए एक काम करते हैं, ये 99 को लिख देते हैं 100 माइनस 1। अब जरा इसको गुणा करो, तो 27 का 100 से गुणा तो 2700, और 27 का 1 से गुणा 27, 2700 में से 27 घटा दो तो आप कहोगे सर 2663 आ जाएगा, 63 या 73, 73 आ रहा है, 2673। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देख लेना मेरी कैलकुलेशन शायद मुझे लग रहा है ठीक ठीक ही है ना, ठीक है, 2773 ही आएगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निवेश की गई एक धनराशि पर 9% की ब्याज दर से 5 वर्ष में कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, 4,050। तो निवेश की गई धनराशि, तो धनराशि का मतलब मूलधन, और मूलधन साथियों अपने आप में कितना होगा, 100%। तो साधारण ब्याज कितना हो गया आपका, 9×5 = 45। इसका मतलब मेरे भाई 45% का मान आपको दिया गया है 4,050, ये साधारण ब्याज है। तो आपसे पूछा जा रहा है 100% का मान, 100% का मान कितना होगा, तो 40, 4,050/45 × 100। अब इसको काट दो भाई, तो काटने पर क्या होने वाला है कि सर 45 से काट दें, 45 से कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया ना शायद, तो 90 आ गया, आई थिंक 9 चौक 36 और 4 40, हाँ सही है, 90, 90 को 100 से गुणा कर दो 9,000 आ जाएगा, तो मूलधन कितना होगा 9,000। ऑप्शन नंबर डी, डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। साधारण ब्याज की दर, दर ज्ञात करना आपको, 12,000 रुपये की धनराशि, तो ये मूलधन है, 5 वर्ष में ये समय है, और 15,000 रुपये हो जाती है, यानी मिश्र धन है, ये मिश्र धन है। मिश्र धन कैसे निकलते हैं, तो मिश्र धन होता है मेरे भाई मूलधन प्लस ब्याज,
मूलधन में अगर हम ब्याज को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन है 15,000, तो ब्याज कितना होगा सर 3,000। तो हमारे को ब्याज निकालने का फॉर्मूला मालूम है ना, कि होता है सर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। एक काम करते हैं, मूलधन कितना है, सॉरी साधारण ब्याज कितना मिला आपको 3,000, मूलधन कितना है सर 12,000, समय कितना लग रहा है 5, दर सर ये तो पूछा आपसे, और अपॉन में 100। बस सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है कि सर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 12 इंटू 5 60, 60 का इधर भाग, तो आपका रेट कितना आ गया कि सर 300 बटा 60, और 300 बटा 60 का मतलब 0 0 कट गया, 6 से 30 कट गया 5 बार, तो आंसर हो गया 5%। तो दर कितने आ गए आपके पास 5%। सिंपल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 4,800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर से और 11,928 रुपए होने में कितने समय लगेंगे, समय पूछा है। तो मेरा भाई ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसमें से इसको घटा देते हैं, 11,928 में से 8,400 रुपये को घटाओ, तो घटाओगे तो कितना आएगा 8, 2, 4 में से 9 में से 4 घटाया 5 और 3, मेरे हिसाब से हो गया 3,528 रुपये, ये ब्याज आया 3,528 रुपये ब्याज। और ये ब्याज निकालते कैसे हैं सर, मूलधन 8,400, दर 7%, समय सर पूछा हमको पता नहीं है, बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और इन सब का इधर भाग, तो टी कितना आ जाएगा 3,528 बटा 84 इंटू 7, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। अब 84 को काट दो, इससे कितनी बार कटेगा, तो आई थिंक 6 बार कट जाएगा है ना, 84 से कितनी बार कटेगा 6 बार, तो आंसर कितना आ गया 6 बार, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। बहुत सिंपल है, थोड़ी बहुत हल्की सी कैलकुलेशन है। आइए टाइप 2 के क्वेश्चन में आते हैं, समय की अवधारणा पर आधारित प्रश्न। समय की अवधारणा, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, निश्चित धनराशि, धनराशि नहीं बदल रही है, तो मतलब मूलधन मिश्र धन ब्याज और समय, ये सब लिख दीजिए, ये सब दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि मूलधन फिक्स है, तो मान लिया मूलधन 1 है, 12 वर्ष में 4 गुनी हो गई, कितने समय में 12 साल में स्वयं की 4 गुनी, मतलब अगर मिश्र धन ये मूलधन 1 है तो इसका 4 गुना हो गया, मतलब 4 हो गया, तो इसका मतलब ब्याज कितना रहा होगा सर 3 रहा होगा। सही क्या किया आपने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ लिख दिया है। मुझे दर समान दर पर राशि कितनी गुनी हो जाएगी ये पूछा है, तो मैंने सब कुछ लिखा, मूलधन मिश्रधन ब्याज और समय। अब मुझे मूलधन कहा गया सेम रखना है, बोला गया ना निश्चित धनराशि, धनराशि को बदलना नहीं है। 12 साल में 4 गुनी, 12 साल तो समय लिख दिया मैंने 12, 4 गुनी मतलब 1 था मूलधन, तो अब कितना हो गया 4 गुना, वो 4 गुना क्या होगा आपका मिश्रधन, तो उसको ब्याज कितना मिला होगा 3 रुपए का। अब कह रहा है कितने वर्ष में, मतलब आपको समय पूछा गया, मान लो एक्स, कितने वर्ष, एक्स की जगह टी मान लेते हैं ना, ज्यादा ठीक रहेगा, टी समय में 10 गुनी, स्वयं के 10 गुनी, 1 है तो 10 गुना करना है, 10 गुना मतलब 10, तो ब्याज कितना मिलेगा इस पे सर 9। बेहद सिंपल है, बेहद आसान है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ टाइम, तो मेरे भाई मुझे बताओ 3 रुपए ब्याज मिलता है 12 साल में, तो आपसे पूछा जा रहा है 9 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, यही हुआ ना क्वेश्चन। हाँ सर बेहद आसान है, तो 3 रुपए ब्याज मिल रहा है 12 साल में, तो 9 रुपए ब्याज मिलेगा कितने साल में। तो मेरे भाई जो समझदार लोग हैं पता है क्या करेंगे, यार मुझे 3 से 9 बनाना है, 3 से 9 कैसे बनेगा, इंटू 3 करने से, तो इसको भी इंटू 3 कर देंगे, इंटू 3, तो आंसर कितना आ गया 36। तो 36 साल में आपका जो पैसा है वो 10 गुना हो जाएगा। अगर बात समझ में नहीं आई तो आप करिए कि 3 की वैल्यू है 12,
तो 1 की कीमत सर 4, तो आपसे पूछा 9 की कीमत सर 9 चौक 36, आंसर आ गया। ऐसे कर लीजिए, बेहद आसान है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आइए, इसमें कहा गया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी। एक काम कीजिए, सब कुछ लिखिए, मूलधन, मिश्र धन को ए से लिखते हैं अमाउंट, फिर इसके बाद कि सर ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज में ही लगेगा, साधारण ब्याज बोले तो ही आपको ये काम करना है। और यहाँ पर टाइम, टाइम। अब हो क्या रहा है कि सर मूलधन तो फिक्स रहेगा कि कोई धनराशि ये फिक्स रहेगी, तो मान लिया 1 और 1 है। 4 साल में स्वयं की दुगनी, 4 साल में स्वयं की दुगनी मतलब 1 था तो कितना हो गया 2, तो ब्याज कितना मिला होगा 1, तभी तो दुगनी होगी। हाँ सर सही है। उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। कितने समय में, मान लो टी समय में 7 गुना, मतलब 1 था तो कितना होना पड़ेगा 7, तो उसको ब्याज कितना मिलना पड़ेगा 6। अब बताओ मुझे कि ये जो 6 है वो 1 का कितना गुना, आप कहेंगे सर 6 गुना है, इसको भी 6 गुना कर दीजिए। तो इसको भी 6 गुना करोगे तो मेरे भाई टाइम कितना आ जाएगा 24, नहीं 24 साल में ये आपका 7 गुना हो जाएगा। बेहद आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 9 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 9 वर्ष में 3 गुनी, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताओ, सिंपल, ये आपका मूलधन है, अमाउंट है और साधारण ब्याज है, आपसे कहा गया है, और टाइम भी ले लो। चलो टाइम है 9, 9 साल में अगर मूलधन 1 है तो कितना हो गया 9, यानी साधारण ब्याज कितना मिला उसको सर 8 मिला। अब आपसे दर पूछा, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है कि सर सब कुछ तो लिखा हुआ है, अब आपसे रेट पूछा जा रहा है, रेट परसेंट। तो मुझे बताओ क्या आपको फॉर्मूला याद है। हाँ सर फॉर्मूला तो मालूम है मुझे, किसका फॉर्मूला, साधारण ब्याज का। क्या होता है सर, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, सारी वैल्यू इसमें भर दो। साधारण ब्याज कितना है 8, मूलधन कितना है सर 1, समय कितना है सर 9, और रेट सर ये पूछा है बटा 100। तो अब इसको इधर ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जब आप इसको लाओगे इधर, तो आप कहोगे सर दर आ जाएगा हमारे पास, रेट बराबर 800 बटा 9, इसका इधर गुणा हुआ तो 800 और 9 का भाग, अब इसमें भाग दो, 9 एकम 9, कितना बचा 1, सर 1 और 0 10, फिर से 9 एकम 9, और बचा कितना 1, 1 बटा 9, यानी 11। अरे यार कुछ गलत कर दिया ना मैंने, बिल्कुल ये 800 होगा ना, 800 होगा, 800 में भाग दो तो 8 नम 72। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, आंसर कैसे गलत आ रहा है। एक राशि 9 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, अरे यार हमने यहीं से गलती कर दी है ना, यहां से गलत किया था साथियों हमने। हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक राशि 9 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, टाइम 9 है और 1 से कितना हो रही है 3, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 2। ये है क्वेश्चन, हमने उल्टा लिख दिया था, चलिए कोई बात नहीं। साधारण ब्याज सर 2, मूलधन 1, समय 9, दर आपको पूछा गया है बटा 100, सीधे फॉर्मूला लगा दो। अब सर इसको इधर लाओ तो रेट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 का 2 से गुणा सर 200 बटा 9, अब 9 से भाग दे दो तो 9 दूनी 18, बचा कितना 2, 20 में से 18 घटाएंगे 2, 2 और 0 सर 20, तो 9 दूनी 18, और शेष कितना बचा 2 बटा 9, 22 सही 2 बटा 9%, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 36 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है कि सर मूलधन, मिश्रधन, साधारण ब्याज और टाइम, ये लिख दीजिए। क्या कहा जा रहा है आपसे कि वह दर ज्ञात कीजिए, दर आपको पूछा गया, ठीक है सर दर निकाल देंगे, जिस पर कोई धनराशि 36 वर्ष में, समय कितना है 36, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, मतलब 1 थी तो कितनी हो गई 3, तो ब्याज कितना मिला 2। तब आपसे क्या पूछा है दर, तो मुझे पता ब्याज का फॉर्मूला पता है ना। हाँ सर ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन मतलब 1, समय 36, दर सर पता नहीं है, आर मान लीजिए बटा 100। बहुत आराम से क्वेश्चन बनेगा। अब इनको इधर लाइए तो आपका आर मिल जाएगा सर 200 बटा 36,
और 200/36 का मतलब इसको 4 से काट दिया तो 4 से कट गया 9 बार, 4 से कट गया ये साथियों 50 बार। 50/9, 9 से भाग दो तो 9 पंजे 45, बचा 5, तो 5/9%। तो 5 सही, 5/9%, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी। बेहद आसान। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 3 में। दर x% अधिक या कम हो, दर जो है ना वो x% अधिक या कम हो तो क्या करेंगे, बात करते हैं। एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दिया जाता है तो उसको 1512 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मूलधन ज्ञात करो। तो मेरे भाई ऐसा सवाल जब भी मिले ना कि निश्चित दर दिया है और वो कह रहा है कि दर को 7% अधिक, दर जो है ना 7% अधिक होती तो उसको 1512 रुपये अधिक मिलते, तो मूलधन क्या होगा। तो ऐसे समय में बढ़ी हुई दर को समय से गुणा कर दो, वो आ जाएगा प्रतिशत में वृद्धि आ जाएगी आपके पास सीधे। तो 7 को 6 से आपने गुणा किया तो इसका मतलब कितना आया, 42%, यानी 42% की वृद्धि हुई। और वो अमाउंट में कितना बढ़ रहा है, 1512। तो कह रहा है कि वो मूलधन बताओ, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 42% की वैल्यू इतनी है तो 100% की कीमत कितनी होगी। आप कहेंगे सर 1512/42 इंटू 100। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिए ना, कैलकुलेट करने के लिए इसको काटते हैं 7 से, 7 छिंग 42, इसको काटा 7 से, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1, 11 हो गया, 7 एकम 7, बचा 4, 7 छिंग 42, 6 से फिर काट दिया, 6 18 और 6 छिंग 36, तो आंसर हो गया 3600, यानी ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है कि कुछ हमारे साथी जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि सर आपने क्या किया, तो देखो मैं बेसिक से बता देता हूँ इसको कि मैंने किया क्या है। एक निश्चित धनराशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पे दी जा रही है। तो मान लो कि दर 8% है, तो मेरे भाई 8% दर पे 6 वर्ष के लिए दिया गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपका, तो आप कहोगे सर 6R%, इतना प्रतिशत मुझे साधारण ब्याज मिलेगा। अब कह रहा 10 दर को 7% और बढ़ा दिया, तो दर को अगर 7% बढ़ाया तो अब ये R+7% हो गई, तो 6 वर्ष में कितना ब्याज देगी ये, 6 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर इसको गुणा कर दो, तो 6R+42, 7×42, इतना परसेंट मिलेगा। तो मेरे भाई ये कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 6R% तो पहले भी मिल रहा था, अभी भी 6R% मिल रहा है, तो बढ़ा कितना, 42%। तो 42% बढ़ा और अमाउंट में कितना बढ़ा, 1512। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। तो आप सीधे बढ़ी हुई दर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अमाउंट बढ़ा ना वो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। ठीक है, एक दो सवाल ऐसे और करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। कहा जा रहा है कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए दी जाती है, यदि 5% अधिक दी गई होती, 5% अधिक दर को बढ़ा दे तो पैसा कितना मिलता है आपको, 600 रुपये अधिक। तो मेरे दोस्त कितना परसेंट ब्याज बढ़ जाएगा आपका, 5 × 3 15%, तो 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15% ब्याज बढ़ गया और रुपए कितने बढ़ गए, 600। तो 15% की वैल्यू 600, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 15 का भाग दे देंगे सर 40, 1% की वैल्यू 40, तो वह राशि क्या होगी। तो राशि अपने आप में 100% होता है ना, मूलधन अपने आप में 100%, 1% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू, फिर 40 को 100 से गुणा कर दीजिए, 4000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं साथी टाइप 4, अलग अलग समय में समान दर पर ब्याज की तुलना करना। ब्याज की तुलना करना है जिसमें समय अलग अलग होगा और दर समान रहेगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिया, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 2600 रुपये है। 2 वर्ष का जो ब्याज है ना, 2 ईयर्स का जो ब्याज है वो साथियों कितना है, 2600। और 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 3 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर 3 वर्ष का ब्याज है 2700 रुपये। तो क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है कितनी राशि
कितनी राशि, मतलब आपसे राशि पूछी गई है, यानी मूलधन आपसे पूछा गया है। तो मूलधन क्या होगा? अच्छा, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, मिश्र धन लिखा हुआ है, 2 वर्ष में कितना हो गया 2600, 3 वर्ष में कितना हो गया 2700। तो मेरे भाई ये जो भी लिखा हुआ है सब क्या लिखा हुआ है? मिश्र धन। तो मुझे बताओ, आप ध्यान से बात को समझ के बताओ कि 2 साल में कितना हो गया 2600, 3 साल में कितना हो गया 2700, तो 1 साल में कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 1 साल में बढ़ गया 100 रुपये। इसका मतलब 1 साल के अंदर ब्याज कितना मिल रहा है? 100 रुपये। और हमसे पूछा मूलधन, तो आप चाहे 3 साल से निकाल दो चाहे 2 साल से निकाल दो। 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 200 रुपये। अगर उसको मिश्रधन उसको 2600 रुपये मिल रहे हैं और इस मिश्रधन में 200 रुपये ब्याज है, तो मूलधन कितना रहा होगा आपको? आप कहेंगे सर घटा दो, इसमें से 2400 रुपये रहा होगा। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा, आ गया सर 2400 रुपये। तो बेहद आराम से आपने क्वेश्चन बना लिया 2400। अगर किसी भाई ने हमारे ऐसा किया हो कि सर मैंने तो पता है क्या किया, मैं तो यहाँ से गया 1 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 3 साल का ब्याज, सर 3 साल का ब्याज 300 रुपये, 2700 में से 300 घटा दिया, तो मेरा मूलधन कितना रहा होगा? 2400। चाहे किसी से भी घटाओ, आपका मूलधन आएगा 2400 रुपये। आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 300 रुपये, 3 वर्ष में मिश्रधन 1200 रुपये प्राप्त होता है। 3 साल में मिश्रधन कितना प्राप्त हो रहा है? 1200 रुपये। 4 साल में मिश्रधन कितना प्राप्त हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 1350 रुपये। तो वो धनराशि मतलब मूलधन पूछा, तो बहुत आराम से सर क्वेश्चन बन गया ये तो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा। 1 साल का मेरे को ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल का ब्याज, तो आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज मिलेगा हमको 1200 था 1350 हो गया, मतलब 150 रुपये। और हमको मूलधन पूछा है, तो 1 साल का ब्याज अगर 150, तो मेरे भाई 3 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 450। 150 को 3 से गुणा कर दीजिए। अब इसमें से इसको घटा दो, तो आप कहेंगे सर 750 आ जाएगा। तो 750 रुपये उसका मूलधन रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1250 में से हमने 1200 में से 450 घटा दिया, 700 आपका सही आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, आराम से आपसे बन जाएगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आप खुद से कर लेना, आराम से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल एसआई पर आधारित प्रश्न, एक ऐसा सवाल भी आता है जिसमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट पूछता है। तो मेरे दोस्त अभी हमने पढ़ा था ना सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कि सर रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाता है। तो बस कुछ नहीं करना, लैंग्वेज को पढ़ के हमको क्वेश्चन को खत्म करना है। कहा जा रहा है आपसे, एकदम सिंपल है कि रवि ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष, और 5 वर्ष से अधिक होने पे 10% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। उसने उधार जो पैसा लिया उसमें कंडीशन है कि अगर 3 साल में आप चुकाओगे तो 5% ब्याज लगेगा, और अगले 2 साल मतलब 5 और 2 3 और 2 5 साल के लिए लेते हो तो 8% ब्याज लगेगा, और उससे ज़्यादा 5 साल के बाद अगर आप पैसा रखते हो तो उस पर ब्याज उसको 10% देना है प्रति वर्ष। यदि उसने 7 वर्ष के अंत में 12,750 रुपये कुल साधारण ब्याज चुकाए। अच्छा, ये जो दिया हुआ अमाउंट क्या है? साधारण ब्याज। आपसे यही तो पूछ रहा है कि ये साधारण ब्याज है, तो कह रहा है उसने कितना पैसा उधार लिया था, मतलब आपसे मूलधन पूछा गया है कि कितना रहा होगा। तो मेरे भाई टाइम को गुणा करेंगे हम दर से तो ब्याज आ जाएगा, और कितने समय के लिए उसने ब्याज लिया है? तो 7 वर्ष के लिए। तो पहले 3 साल उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 5%। तो 5% की दर से पहले 3 साल का ब्याज, सर 5 × 3 15%, प्लस मान तो 3 साल का ब्याज आ गया। ये एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख के बताता हूँ पूरा। 3 साल का ब्याज 3 × 5% की दर से 15%। अब 3 साल के बाद उसके ब्याज अगले 2 साल सर 8% रहेंगे, तो 2 × 8 16%। मानते हो सर 2 और 3 5 साल हो गया, लेकिन पैसा उसने कितने साल के लिए लिए? 7 साल। और 5 साल के बाद ब्याज बढ़ जाता है, कितना लगता है? 10%। तो 10% लग रहा है, तो अगले 2 साल तक ही तो रखा पैसा उसने, उसके बाद तो उसको चुका दिया।
2 और 3 5 साल तक रखा, 7 साल के लिए चाहिए, तो 5 साल तो यूज हो गया, अगले 2 साल, इसका मतलब 2, और कितना ब्याज लग रहा है उसके 10%, तो इंटू 10%, और टोटल ये ब्याज कितना दिया हुआ है 12,750। तो आपसे पूछा है मूलधन, इसका मतलब 100% का मान। तो जरा इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 3 15%, 15 इंटू 15 प्लस 16 31, 31 और 10 दूनी 20, 31 और 20 कितना हो गया 51। तो मेरे दोस्त 51% की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे सर 12,750। तो आपसे पूछा गया 100% की वैल्यू, 12,750 बटा 51 इंटू 100। अब आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। तो मैंने 17 से काट दिया इसको, या 51 से काटे क्या, 51 से काट देते हैं। 51 इंटू 2 कितना होता है, 51 इंटू 2 102, 51 इंटू 2 102, 127 में से 102 घटाओ तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 25, 25 और 5 255, तो 51 का 5 गुना होता है 255, 5 गुना, और ये आ गया 0। तो 250 को 100 से गुणा 25,000 का मतलब जो उसका मूलधन है वो कितना रहा होगा 25,000। ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए कहीं, तो आप माइनर मिस्टेक अगर कैलकुलेशन हो जाए तो उसको संभाल लीजिएगा। आइए अब आते हैं अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के बाद अगला लास्ट चैप्टर हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करते रहना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें दर दी गई होगी, तो मेरे दोस्तों दर आप निकालने का डायरेक्ट तरीका, अगर 2 वर्ष की बात करें ना, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए अगर बात करेंगे तो क्या होगा, तो 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है, तो मान लीजिए कि जैसे आपसे कहा कि 3% की दर से 2 वर्ष का CI बताओ, 2 वर्ष का CI, तो आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करना, इसका दुगुना करके लिख देना यहाँ पे सर 3 दूनी 6, इंटू इसका स्क्वायर पॉइंट लगा दो, इसका दुगुना लिखो पॉइंट लगाओ, और 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 2 संख्या के रूप में लिखना है, 9 2 संख्या के रूप में कितना होगा 0.9%, इतना CI आ गया। मान लो सर 4% का चक्रवृद्धि ब्याज अगर बोले 2 साल का, तो आप कुछ नहीं सर, इसका इससे दुगुना, 4 दूनी 8, और फिर 4 का स्क्वायर पॉइंट लगा दो, 4 का स्क्वायर, और उसको 2 संख्या के रूप में लिखना है, तो आंसर कितना आएगा 16। मान लो आपसे कहे कि चलो 5% का चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 2 साल का CI बताओ, तो प्रतिशत में आप क्या बताओगे सर, 10 का दुगुना 5 का दुगुना 10, और 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट के बाद लिख दो, इतना प्रतिशत आएगा। 6% की दर से 2 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कहोगे सर 6 का दुगुना, 6 दूनी 12, और इसका स्क्वायर 36, तो 12.36%। 7% का बोले तो 7 का दुगुना 7 दूनी 14, पॉइंट 7 का स्क्वायर 49%। ऐसे ही करते जाना है आपको, और आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप ऐसे निकालोगे, और साधारण ब्याज तो कुछ नहीं करना है, टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। आइए पहला क्वेश्चन, 62,500 रुपए का 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 8% की दर से CI, तो आप CI आराम से निकाल दीजिए कि सर 62,500 रुपए का 8% का 2 वर्ष से साधारण ब्याज, 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 8 दूनी 16, और 8 का स्क्वायर हो गया 64, और बीच में लगा दिया पॉइंट, इतना प्रतिशत, और प्रतिशत है तो इंटू 100, और ये पॉइंट हटाओगे तो 100 और आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट दीजिए। बात समझ में आ रही है ना मैंने क्या किया, ये 100 क्यों लगा, ये पॉइंट हटाने के लिए, ये 100 क्यों लगा, प्रतिशत की वजह से। अब 25 से काट दो, 25 चौके 100, और 25 से 625 कट गया 25 बार, 4 से इसको काटो। अब तो जब 4 से इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 एकम 4, बचा कितना 2, 2 और 4 24, 4 छिंग 24। अब इसको गुणा कर दो आप, तो गुणा करोगे तो कितना होगा 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 कितना होता है 150, तो जीरो हासिल 15, 25 कम 15 और 40, 15 और 25 और 15 40,
जीरो हासिल 4, 25 चौक 100, 100 और कितना आया था 4, 104 है ना, 104। तो मेरे दोस्त आंसर कितना आ गया 10,400। तो आपका आंसर आ गया 10,400। कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज। तो 20,000 का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा आपसे। तो 20,000 का अब 10% की दर से, तो 10% की दर से 2 साल का, तो 10% का दुगुना सर 20। अब सर इसमें जोड़ना है कितना कि 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया 100। लेकिन इसको तो सर दो संख्या के रूप में लिखना होता है। जी बिल्कुल, तो दो संख्या के रूप में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 0, और एक का क्या करेंगे सर इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 21.00। और 21.00 का मतलब क्या हुआ 21%। तो मेरे भाई 2 साल का 10% की दर से साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 21%। तो 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 21 को 2 से गुणा कर दो, 21 दूनी 42 और 2 जीरो, 4,200 रुपये आपका आंसर आ गया। बेहद सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 4,180 रुपये है। ब्याज की दर 20% है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 20% का 2 वर्ष के लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, तो यार एकदम सिंपल है। आप तो वो नियम लगा दो जो हमने पढ़े थे ना, x + y + xy/100। इस तरह मुझे 20% का तो निकालना आएगा नहीं, वैसे आप निकाल सकते हैं आराम से, कुछ नहीं करना, 20 का दुगुना कर दीजिए। तो 20 का दुगुना कितना होगा 40। अब आगे क्या करेंगे 40, 20 का स्क्वायर सर, 20 का स्क्वायर 400, और दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 2 जीरो के रूप में लिखोगे, दो संख्या के रूप में लिखोगे तो जीरो तो किसी काम के नहीं, इसमें ऐड हो जाएंगे, 44% आ जाएगा। बहुत सिंपल है। और किसी का भूल जाओ तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेना आप कि कितना परसेंट आएगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ है आपके पास। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ 20% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप कहेंगे सर मेरे को नहीं आता, मैं तो फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ। 20 + 20 + 20 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर आ गया 44%। तो साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 44%। तो 44% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 4,180 रुपये। तो कह रहा धनराशि बताओ, मतलब 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो 4,180/44 × 100। अब इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर तैयार है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, इससे कटेगा ये 4 से कट गया 11 बार, 4 से कट गया 1 बार, 10 4 40, एक 10 चौक 40, 41 - 40 1 और 8 मिलकर 18। तो 4 चौके 16, बचा कितना 2, 4 पंजे 20। ठीक है सर, अब 11 से काट दो, 11 से 104 कट गया 9 बार, 11 9 99, बचा 5, 5 और 5 55, 11 पंजे 55, 55 95 को 100 से गुणा, 9500। आराम से देख लो कि सर हाँ आ गया 9,500। तो ये आपका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 25,000 रुपये में 3% की दर से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपने ये सब याद किया होगा परसेंटेज से पहले, जब आपने पढ़ा होगा कि सर 33.1% होता है, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100। 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%। तो 33.1% की जगह 100, और ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो और आ गया, ये 3 जीरो ये 3 जीरो कट गए। अब इसका आपस में आप गुणा कर दो, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 तिया 75 और 2 77 के 7 हासिल 7, 25 तिया 75 और 7 82। तो अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आंसर हुआ 8,275, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप 2 CI/SI के अंतर पर आधारित सवाल। तो मेरे भाई CI निकालने के लिए दर को समय से गुणा, सॉरी उल्टा बोल दिया, माफ कीजिए। SI साधारण ब्याज अगर निकालना है ना, साधारण ब्याज
तो आप क्या करेंगे, दर को समय से गुणा कर दीजिए, इतना प्रतिशत आपका साधारण ब्याज। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना 2 साल के लिए, उससे और फिर दोनों का अंतर कर देंगे कि सर ये वाला फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 2 साल के लिए काम करेगा ये। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। तो मेरे भाई 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सब बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले से मैंने निकाला 5+5+5 × 5/100, तो कितना हो गया 5+5 10, और ये तो हो गया सर 25/100, 25/100 का मतलब 0.25, तो कितना आ गया 10.25, 10.25, 10.25%। अब इन दोनों का अंतर पूछा, तो अंतर कितने का है सर 0.25% का, तो बस 4,000 का 0.25% निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। तो सीधे आपका आंसर कितना आ गया कि सर 4,000 का 0.25%, प्रतिशत का मतलब नीचे 100, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक और 100। अब मुझे बताइए 3 जीरो, ये 2 और एक 3 जीरो कट गया। अब सर कटेगा 5 से, 5 से काट दिया हमने, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2 से काट दिया इसको 4 बार, नहीं 2 बार, 4 2 × 5 10, तो आंसर कितना आ गया 10 रुपये। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ और साधारण ब्याज का अंतर। तो बताओ 2 वर्ष साधारण ब्याज कितना होगा, इसका सीआई कितना होगा आप ये बताओ। तो अभी निकाला था सर 10.25, और एसआई कितना होगा 5% की दर से 2 वर्ष का 10, तो अंतर कितना आ गया सर, अंतर आ गया 0.25% का। तो 1,000 रुपये का इतना परसेंट निकाल दो, तो 1,000 रुपये का 0.25%, तो मेरे दोस्त ये पॉइंट हटाओगे जब आप, तो इंटू 100 और हो जाएगा। जी सर बिल्कुल सही है, 3 जीरो, और यहाँ से भी 3 जीरो कट गए, 2 जीरो और 1 जीरो। अब 25/10, 25/10 का मतलब 2.5 उसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, यानी 2.5 रुपये। तो आंसर हो गया ये। आइए 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। अब की बार साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ 8 रुपये, तो कह रहा वो धनराशि क्या है, मतलब धनराशि नहीं दी हुई है। अब इससे पहले साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देता था, पूछता था, धनराशि दी हुई होती थी। अब की बार अंतर दिया है, धनराशि पूछा, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है। बताओ मुझे 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज सर 8%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आप कहोगे सर 8.16%, तो अंतर कितने का आ गया 0.16%, और अंतर दिया हुआ कितना है 8, इसका मतलब 0.16% की वैल्यू 8। तो आपसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा, मैंने 100%, तो 8/0.16 × 100, और अगर ये पॉइंट हटाओगे तो एक 100 और आ जाएगा। सर बिल्कुल सही है, 8 से कट गया 16 2 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार, 50 का 100 से गुणा कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 5,000 रुपये आ गया, यानी कि 5,000 रुपये आपका मूलधन रहा होगा। आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। साथियों अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है। तो भाई 10% की दर से सीआई कितना होगा, आप कहेंगे सर 21%, साधारण ब्याज कितना होगा सर 20%, तो अंतर कितना आ गया इनका कि सर इनका अंतर हो गया है 1% का, और 1% की कीमत कितनी है 15 रुपये। तो कह रहा मूलधन, तो मूलधन कितना होगा 100%, 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू 1500। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ब्याज की तुलना करके दर ज्ञात करना है, ब्याज की तुलना करके दर ज्ञात करना है। तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज जो दर निकालते हैं ना, वो दर कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है
वो हमारे लिए दर का काम करती है। एक वर्ष का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है, और एक वर्ष का ब्याज चाहे साधारण ब्याज का हो या मिश्र धन का हो, सेम रहता है। एक वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का सेम रहता है, एक साल का ब्याज। तो मेरे भाई क्या बोल रहा है, 2 साल, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4,840। 3 साल का कितना है, आप कहेंगे सर 5,324। तो मुझे बताओ एक साल का कितना मिला ब्याज, तो आप कहेंगे सर एक साल का ब्याज मिला, इसमें इसको घटाओ, 4 - 0 सर 4, 2 में से 4 घटाएंगे ना, हासिल है 12, 12 में से 4 घटाया तो 8, यहाँ बचा 2, हासिल है 1, तो 12, 12 में से 8 घटाया तो 4। एक साल का ब्याज कितना आ गया सर 484। तो एक साल का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई एकदम सिंपल है ना कि सर दर निकालना है ना, तो दर प्रतिशत। एक साल की ब्याज कितनी आई 484 रुपये, कितने पर सर 484 पर, 4,440 पर, तो 100 पर कितना होगा इंटू 100, इससे कट गया ये 10 बार, और 10 से 100 कट गया 10 बार, तो आंसर कितना हो गया 10 पर। तो बेहद आराम से क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन अगला है। ये क्वेश्चन आप खुद से बना के आंसर करिएगा कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 2,400 रुपये, 4 वर्ष में 2,520 रुपये हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो आराम से एक साल का ब्याज निकालना, और एक साल के ब्याज 2,400 का कितना परसेंट होगा आप कैलकुलेट कर लेना। आइए अब हम आते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 में आपसे बोला गया है कि मूलधन कुछ वर्ष के बाद कुछ गुना हो जाता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में मूलधन कुछ साल के बाद कुछ गुना हो रहा है, तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, बेहद आसान होता है। क्या कहा गया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 4 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, 2 गुनी हो गई, ठीक है सर। अब आपसे पूछ रहा है समान ब्याज दर पे, दर समान होनी चाहिए, समान ब्याज दर पे कितने वर्ष में, कितने वर्ष में मतलब ये पूछा है तुमसे, 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, ये तुमसे पूछा है। तो मेरे दोस्त एकदम सिंपल है। ऐसे सवाल में आप क्या कीजिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर समान है, कुछ वर्ष में कुछ गुना हो गया, तो कितने वर्ष में इतना गुना होगा, ऐसा सवाल जब भी आए तो इसको है ना इस 2 के जैसा बनाने की कोशिश करो। तो आप कहोगे सर ये 8 है ना, 2 का 3 गुना होता है। हाँ सर सही है, और ये जो पावर 3 है ना, इस पावर 3 को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर है 12, और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या किया सर, वापस बताओ, 4 वर्ष में दुगुनी तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी, यही पूछा तुमसे। तो आप क्या कीजिए कि 8 गुनी को 2 जैसा बनाइए, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 गुनी। अब पावर को सीधे टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा, यानी 12 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगा। आया समझ में, हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ऐसा एक और सवाल कराओ, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा एकदम कहा जा रहा है अब आपसे कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी, 5 साल में कितनी हो रही है, 5 साल में हो गई 3 गुनी। तो कह रहा है कि उसे 9 गुने होने में कितना साल लगेगा, 9 गुनी होने में कितना साल लगेगा, 9 गुना। तो मेरे भाई आपको मैंने क्या बताया कि सर इसको 3 जैसा बनाओ, तो 9 को 3 जैसा बनाने के लिए 3 की पावर 2, ये जो पावर है ना इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो कितना आ गया सर 10, यानी 10 साल के अंदर वो 9 गुना होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको समझ में आया। साथियों, इसी के साथ हम लोग आज का ये सेशन पूरा कर रहे हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ आने वाला नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से साथियों आने वाले आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी जो हमारा 4th ग्रेड था, एक्चुअल में मुझे टाइम कम मिला, या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं लेट शुरू कर पाया, कुछ परिस्थितियाँ बस, कुछ कारणवश हमने लेट स्टार्ट किया। लेकिन आगे आने वाले जो भी भर्ती परीक्षा है उसमें हम लोग डिटेल में मैथ्स को पढ़ेंगे, कंप्लीटली पूरा पढ़ने वाले हैं।
अगले महीने से हम लोग वीडियो की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और वीडियो की क्लास को हम लोग एक एक चैप्टर का एक एक वन शॉट या जैसा भी होगा डिटेल में हम लोग आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग उसको करेंगे। तो जो भी साथी हमारे वीडियो की तैयारी करने वाले हैं उन सबको भी चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ साथ साथियों, अभी हमारे इस चैनल पे रीट की लेवल 1, रीट मेंस लेवल 1 और 2 जिनका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है वो क्लासेस चल रही है। जो भी हमारे साथी रीट लेवल 1 या लेवल 2 की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उन तक भी क्लासेस के बारे में बताइए। और साथ ही हमारे इस क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथियों, मिलते हैं अगली किसी क्लास में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।